बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। फैक्ट जियो चौधरी में खुश आमदीद। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जब 7 साल आयशा को 6 दिन बाद मलबे से निकाला गया। नाजरीन, वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाजरीन, तुर्की के शहर कैरमान मैरिश में सनीचर को 6 दिन बाद 7 साल बच्ची आयशा को मलबे से निकाला गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन 4 घंटे तक जारी रहा। अल अरबिया चैनल ने इमदादी कार्रवाई बराह रास्त रिपोर्ट की। 17 घंटे बाद मलबे तले दबी शामी बच्ची बहन की ढाल बन गई। 4 दिनों से मलबे तले दबी हुई माँ की बेटी से मुलाकात, बच्ची को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नाज़रीन, याद रहे कि इससे कबल रेस्क्यू टीमों ने आयशा की 11 और 8 साल 2 बहनों को भी मलबे से निकाला था। अल अरबी के मुताबिक 7 साल बच्ची आयशा के रिश्तेदारों ने इस बात की तस्दीक की थी कि आयशा जिंदा है और मलबे तले दबी है। नाज़रीन, तुर्की के शहर कैरमान मैरिश में जलजले में बच जाने वालों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वाज़ेह रहे कि तुर्की और शाम में पीर को आने वाले तबाहकुन ज़लज़ले में अब तक 25,000 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। फ्रांसीसी खबर रसां इदारे AFP के मुताबिक मुतासरा इलाकों में शदीद सर्दी की वजह से न सिर्फ इमदादी सरगर्मियों में खलल पड़ रहा है बल्कि लाखों अफराद भी मुतासर हो रहे हैं जिन्हें इमदाद की फौरी ज़रूरत है। नाज़रीन, आला हुकाम के मुताबिक ज़लज़ले से 12,141 इमारतें तबाह हो चुकी हैं या इन्हें शदीद नुकसान पहुँच चुका है। हुकाम और तिबी हमले के मुताबिक तुर्की में 21,848 अफराद हलाक हुए जबकि शाम में हलाकतों की तादाद 3,553 है। दोनों ममालिक में तस्दीक शुदा अमवात हैं। नाज़रीन, तुर्की और शाम में तबाहकुन ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 28,000 से बढ़ गई है और वक्त गुजरने के साथ साथ मलबे में जिंदा बच जाने वालों के हवाले से उम्मीदें दम तोड़ रही हैं। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी के सरबराह मार्टिन ग्रिफ ने कहा है कि ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 50,000 से बढ़ सकती है। मुतासरा इलाकों से ज़ख्मियों और बच जाने वालों की अलमनाक कहानियाँ दुनिया भर में पढ़ने, देखने और सुनने वालों तक पहुँचा रहे हैं, जिनमें ज़िंदगी के सुबह नुमायाँ हैं। नाज़रीन, अरब न्यूज़ के मुताबिक गुज़श्ता पीर की सुबह जब तुर्की के जनूब मशरक़ में ज़लज़ले का पहला झटका आया तो मकामी रिहायशी बारिश यापर घर से फ़ौरन बाहर निकल आए। जब वो करीब रिहायश पजीर अपने दादा और दादी को देखने गए तो वहाँ इमारत की बजाय मलबे का ढेर था। बारिश यापर ने हादते सूबे के ज़िला समंदग में वाक़ अपने घर के करीब अरब न्यूज़ को बताया कि हम पूरी रात इंतज़ार करते रहे, मुतअद्दिद फ़ोन कॉल्स की लेकिन कोई मदद को ना पहुँचा। नाज़रीन, तकरीबन 40 घंटे गुजरने के बाद हमने खुद ज़रूरी सामान किराए पर हासिल करके इमारत के मलबे के एक हिस्से को तोड़ा। ज़लज़ले के फौरी बाद का वक्त तलाश और रेस्क्यू की कोशिशों के लिए नहायत अहमियत का हामिल होता है, लेकिन मुतासरा इलाके में तबाहकुन ज़लज़ले के बाद सड़कों ब्लॉक हो गई और या फिर बुरी तरह टूटने की वजह से इमदादी टीमों को पहुंचने में मुश्किलात का सामना रहा। नाज़रीन, ज़लज़ले के 60 घंटों के बाद सिर्फ चंद बुनियादी औजार और अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए यापर और दीगर रैशी अपने रिश्तेदारों को मलबे के पहाड़ से नीचे से निकालने में कामयाब हो गए, लेकिन उनके दादा दादी जिंदा नहीं बच सके। बारिश यापर ने कहा कि हमें अपनी दादी और दादा को उनकी मुनहदम इमारत से बाहर निकालने के बाद कोई एम्बुलेंस या जनाजे की गाड़ियाँ नहीं मिली। हम इन्हें मुर्दा खाने तक अपने ट्रंक में ले गए, फिर हम दूसरे दिन सैकड़ों दूसरे लोगों के दरमियान उनकी लाशें ढूंढने आए। आखिरकार हमने इन्हें ढूंढ निकाला और इन्हें दफनाने के लिए अपनी गाड़ी में कब्रिस्तान ले गए। नाज़रीन, पीर के तबाहकुन ज़लज़ले के तकरीबन एक हफ्ता बाद रेस्क्यू टीमें अब भी जनूब मशरक़ की तुर्की के कस्बों और शहरों में इमारतों के मलबे में ज़िंदगी के आसार तलाश कर रही हैं। इसके बावजूद कि बच जाने वालों की उम्मीदें ख़त्म हो रही हैं। बारिश यापर और उन जैसे दूसरे ख़ानदान अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करने के लिए सोच बचार कर रहे हैं। उनके घर जुज़वी तौर पर तबाह हैं मगर वो रैश के काबिल नहीं रहे। वो तबाहशुदा घरों से बचा कुछ सामान निकाल कर ज़िंदगी को दोबारा तामीर करें। उन्होंने अरब न्यूज़ को बताया कि ज़िला में कोई मोबाइल टॉयलेट नहीं है, हमारे पास अब भी हीटर और बोतल बंद गैस नहीं है। बारिश यापर ने बताया कि कुछ दिनों से लूट मार का रुझान बढ़ रहा है, सिक्योरिटी खदशात भी हैं क्योंकि लुटेरे अफरा तफरी का फ़ायदा उठाते हैं।
سرکاری نیوز ایجنسی انادولو نے بتایا کہ ترک حکام نے لوٹ مار کے الزام میں 48 افراد کو گرفتار بھی کیا ہے۔ ناظرین، ترکی اور شام میں پیر کے روز 7.8 شدت کا زلزلہ آنے کے بعد تال ملبے تلے دبے افراد کا بچنے کی امید ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے عوامل ہیں جو متاثرہ افراد کو زندہ رہنے میں مدد کرتے ہیں۔ ایک شخص محض تانسر ہے جنہوں نے اپنی 15 سالہ بیٹی ارمک کا ہاتھ تھاما ہوا ہے، لیکن ان کی بیٹی ہلاک ہو چکی ہے۔ محض تانسر کچھ بولتے نہیں، لیکن وہ اپنی بیٹی کا ہاتھ چھوڑنے سے انکار کرتے ہیں۔ بدھ کے دن ترکی کے جنوبی شہر سکندرون میں ریسکیو حکام نے اس وقت خاموشی اختیار کرنے کی درخواست کی جب ان کو ملبے تلے زندگی کے آثار سنائی دیے۔ یہ ایک عمارت کا ملبہ تھا جو سوموار کو ترکی اور شام میں آنے والے زلزلے سے متاثر ہو کر گر گئی تھی، اور متاثرہ عمارت کے مکینوں کے دوست احباب اور ہمسائے اس امید پر آس پاس ہی موجود تھے کہ شاید کوئی زندہ بچ گیا ہو۔ ریسکیو حکام کی اس درخواست پر یہ سب لوگ خاموش ہو گئے اور تمام مشینری کو بھی بند کر دیا گیا۔ چند منٹ کی خاموشی کے بعد ریسکیو حکام نے ایک ایمبولینس بلوائی اور تصدیق کی کہ ایک خاتون کو زندہ پایا گیا۔ یہ خبر سنتے ہی ہجوم میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ریسکیو حکام نے بتایا کہ اس 6 سالہ منزلہ عمارت کے ملبے سے پہلی بار کسی کو زندہ نکالا گیا۔ ناظرین، مقامی افراد نے بتایا کہ یہ ایک 50 سالہ خاتون تھی جو عمارت میں اکیلی رہتی تھی۔ تاہم دیکھنے والوں کے مطابق اس پیش رفت نے ان کو ایک نئی امید دی کہ شاید ان کے رشتہ دار بھی ملبے تلے اب تک زندہ ہوں۔ ناظرین، شام کے شہر حلب میں زلزلے کے بعد ملبے کا ڈھیر بن جانے والی ایک عمارت سے تھوڑا دور 25 سالہ یوسف 2 دن سے اپنے والدہ، بھائی بہن اور بھانجے کے متعلق کسی خبر کا انتظار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ ان کی آوازیں سن سکتے ہیں اور ان سے بات بھی کی، تاہم امدادی کارکنان اب تک پہنچ نہیں سکے۔ یوسف نے خبر رساں ادارے رویٹرز کو بتایا، میں نے ان سے بات کی اور ان کی آواز سنی، مگر بدقسمتی سے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لوگ بہت سست روی سے کام کر رہے ہیں اور ان کے پاس کافی تعداد میں آلات نہیں ہیں۔ قریبی شہر جندریس میں ایک مردم عمارت ہو چکی ہے۔ ان میں رہنے والے رشتہ داروں نے بتایا کہ انہوں نے اب تک کسی بھی شخص کو زندہ نکالے جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ مشینری کی کمی کی وجہ سے کنکریٹ کی بھاری سیلیں نہیں ہٹائی جا رہی جن کے نیچے ان کے پیارے دبے ہوئے ہیں۔ امدادی کارکنوں کی کوششیں یہ ہیں کہ وہ سب سے زیادہ متاثر ہونے والے علاقوں تک پہنچیں، مگر وہ خراب موسم اور تباہ سڑکوں کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ علاقوں میں ایندھن اور بجلی بھی ختم ہو چکی ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ان تمام متاثرین کو جلد از جلد ریکور فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آزمائشوں سے دور فرمائے۔ آمین۔